नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह भी रियल घटना पर आधारित है। यह एक सत्य कहानी है। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू शेयर किया गया था। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी घटना जरूर होती है जिसे वो अपने जीवन में सबसे बुरा मानता है, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई हमें हमेशा उन परिस्थितियों में मदद करने के लिए पहुंच जाता है। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ। ये घटना मेरी मौसी के बेटे, जिनका नाम अजय है, उनके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी पहले की है, जब वो करीब 8 साल के रहे होंगे। तब मौसी कानपुर मेडिकल कॉलेज के पास हेलेट में रहती थी। भैया के दादाजी भी काफ़ी जाने माने इंसान थे। वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद मैगजीन कार्नर के नाम से उनकी किताबों की अच्छी खासी दुकान थी और न्यूज़पेपर के कानपुर में सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था, मगर वहाँ सब उन्हें आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और सौम्य व्यवहार की परिभाषा थे। मैं भी उन्हें दादाजी ही कहा करता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि वो अपने पोतों को करते थे। हेलेट में रहने के कारण वो लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज के बहुत पास रहते थे। अजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बगीचों में खेलने जाया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था। रोज के जैसे ही दिन चल रहे थे। दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। दोनों भैया उस दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भैया ने अजय भैया को पीछे बैठा रखा था और वो दोनों वहीं मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूरी पर साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ के एक अंकल, जो कि पहचान के थे, उनसे कुछ बातें करने लगे। साइकिल खड़ी थी और उस पर पीछे की सीट पर अजय भैया अभी भी बैठे थे। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक अजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। वो अंकल और बड़े भैया उनके पास आए, उन्हें उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों सोचा कि शायद संतुलन खोने की वजह से गया और वो उन्हें उठाकर घर ले आए। घर आने पर मौसी जी उनके मुंह पर पानी वगैरह छिड़का, मगर उन्हें कोई होश नहीं आ रहा था। अचानक उनकी सांसें उखड़ने सी लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अजय, अजय! सब आसपास उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेडिकल कॉलेज पास ही था, इसीलिए बिना देर किए वहाँ मौजूद सब लोग वो अंकल, मौसी और मौसा जी और भैया को लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुँचे। डॉक्टरों ने सारी पूछताछ की और सबको बाहर करके जांच में लग गए। सर पर कोई खास चोट नहीं थी और ना ही शरीर पर छोटी खरोंचों के सिवा कोई बड़ा जख्म दिखा। सांसें फिर से उखड़ने सी लगी और डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने के मास्क लगा दिया। सांसें फिर भी कोई खास काबू में नहीं आई, थोड़ी थोड़ी देर में उखड़ने लगती है। फिर जब प्रेशर बढ़ाया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टर्स को बेहोशी की कोई वजह पता ही नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरे करवाया। वो भी नॉर्मल था, बिल्कुल भी कहीं से कोई खराबी नहीं दिखी। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और दादाजी से बोल दिया कि आज़ाद जी, आपका पोता अस्पताल में है और बहुत ही सीरियस है। उन्होंने बिना किसी देर के दुकान में बिना ताला लगाए केवल शटर गिराया और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वहाँ सब उन्हें जानते थे, इसीलिए उन्हें किसी से भी अपने पोते के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद आए और सारी परिस्थितियों से अवगत कराए। उन्हें भैया के पास ले गए। हालत काफ़ी नाजुक बताकर 4 से 5 डॉक्टर्स को लगातार निगरानी में लगे हुए थे। दिल की धड़कन
मशीन में अपनी सीमा पर पहुंचने लगी और मशीन की आवाज़ ने हालात बयां करनी शुरू कर दी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया। अब तक मेरे मामा जी और भी लोग वहां पहुंच चुके थे। दादाजी रिसेप्शन के पास गए और अपने पहचान के डॉक्टर्स को फ़ोन कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद ही वहाँ पर एक डॉक्टर और आ गए जो कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। दादाजी ने मिलकर उन्हें पहले सारी बात बताई। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहाँ भैया को रखा गया था। उनके दरवाज़ा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर आ रहे डॉक्टर ने दरवाज़ा खोल और प्रोफेसर को देखते ही कहा कि सर कोई फ़ायदा नहीं है, लड़का मर चुका है। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाइए और कहानी को पूरा सुने। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। हालांकि ये बात उसने धीरे से कही, लेकिन दादाजी ने ये बात सुन ली और घबराकर तेज तेज से रोने लगे। बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला और फिर उनमें से एक प्रोफेसर, जिन्हें सब प्रोफेसर त्यागी के नाम से जानते थे, उन्होंने खुद भैया को चेक करने को कहा और उनके साथ बाकी 3 प्रोफेसर वार्ड में सहायक डॉक्टरों के साथ चले गए। और बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दादाजी के साथ थे और उन्हें समझा रहे थे कि प्रोफेसर को जांच करने दो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी को तब तक मौसा जी और मामा जी ने घर भेज दिया था, वरना ना जाने उनकी क्या हालत होती। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहाँ मौजूद लोगों की सांसों को ऊपर नीचे होने पर मजबूर कर रही थी। देखो धड़कन चली क्या, ठीक से यहाँ दबाओ, अब बताओ पैरों को देखो हिलते हैं या नहीं, जान है, देखो थोड़ा हिला उसका हाथ। इस तरह की आवाज़ें लगातार सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थी। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए और करीब 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रोफेसर त्यागी बाहर आए और बताया कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है आजाद जी, बस प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। इस बात से सबको राहत मिली थी, मगर अभी भी प्रार्थना जारी थी। प्रोफेसर भी इस बात से बहुत परेशान थे कि जब सारी रिपोर्ट, सारे एक्सरे सामान्य है तो फिर इतनी सीरियस हालत की वजह क्या है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और आनन फानन में कई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे। उन्होंने ये बात मामा जी और मौसा जी से कही भी थी कि हम सभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है इसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल रही। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ है और ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़कर सब बैठ गए थे। घबराहट और बेचैनी ने दिमाग का चलना भी रोक दिया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किसके पास जाया जाए। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास से बेखबर दादाजी, मौसा जी और मामा जी हॉस्पिटल में ही जमे हुए थे। मोबाइल का तब जमाना नहीं था, इसलिए रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे ही फैल रही थी। रात गहराती जा रही थी। घर से आया हुआ खाना जस का तस रखा हुआ था, मगर किसी का खाने का कोई मन नहीं हो रहा था। फिर दादाजी को घर भेजकर मामा जी और मौसा जी ही केवल हॉस्पिटल में रुके थे और आईसीयू में भर्ती भैया की समय समय की खबर ले रहे थे। भैया की हालात वैसे ही बनी हुई थी, कोई होश नहीं था। रात के करीब 1 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर गए। वो सिगरेट पीते हुए टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि ना जाने क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तभी पीछे से आवाज़ आई, काका भैया नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना मुस्कुराए जवाब दिया, अरे मन्नी लाल कैसे हो? हम तो ठीक है, आप बताइए इतनी रात को और यहाँ कैसे? उन्होंने मामा जी से पूछा। मामा जी ने शुरू से आखिरी तक की सारी बात बताई। इतना कुछ हो गया और हमें बताया भी नहीं, हम तो यहीं हैं ड्यूटी पर, बस पीछे मुर्दा घर में।
उन्होंने मामा जी की परेशानी समझते हुए कहा, क्या बताए भैया, सुबह से तो खाने पीने का भी होश नहीं है। घर पर दीदी भी बेहाल पड़ी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या होगा। मामा जी ने अपना हमदर्द समझकर अपना सारा दुख नम आंखों से उनके सामने रख दिया। भैया परेशान ना हो, बस 3 घंटे और रुक जाओ, सुबेरा होते ही बस हम अपना झोला ले आए, फिर देखते हैं। कहीं कोई और बात तो नहीं है? उन्होंने मामा जी से कहा। देखो भैया, जैसा बन पड़े करो, बस ये ठीक हो जाए, मामा जी ने उनसे नाउम्मीदी जताते हुए ही कहा था। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बातें की और वापस आकर मामा जी भी वहीं आईसीयू के बाहर बैठ गए। जस के तस रहकर किसी तरह से दोनों ने वहीं पर रात गुजारी। रात भर भैया में कोई बदलाव ना देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू से अलग कर एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। सुबह दादाजी और मौसी जी भी आई और रोते बिलखते किसी तरह अपने बेटे को देखा और फिर मौसा जी के साथ घर चली गई। मामा जी ने दादाजी को मणिलाल के बारे में बताया और उनकी इजाज़त मांगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस तंत्र मंत्र पर कभी विश्वास नहीं करते थे, उसे भी इजाज़त दे दी। शायद कोई चमत्कार हो जाए और अजय ठीक हो जाए। मामा जी भी घर गए और जल्दी से नहा धोकर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें मणिलाल से जो मिलना था। खैर, मणिलाल को आने में देर हुई। वो सुबह 5 बजे की बजाय 7:30 बजे आया था, मगर उनकी देर से आने में किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मामा जी उनके इंतजार में थे और उनके आते ही सीधा उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को डॉक्टर्स ने रखा था। मामा आराम से जाकर अंदर दादाजी से बताने लगे कि जिनके बारे में बताया था वो आ गए हैं, लेकिन ये क्या, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। मामा जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, मगर फिर भी वो खड़े रहे वहीं पे। अंदर आने की कोशिश करते और फिर से वहीं खड़े हो जाते। ये देखकर मामा जी को बड़ी अजीब लगा और मामा जी ने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? काका भैया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी प्रबल शक्ति है कि हम खुद को जिस विद्या से बांधे हैं उसके साथ इस कमरे में नहीं घुस सकते। उन्होंने थोड़ी सी माथे पर चिंता की लकीरों को उभारते हुए कहा। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? क्या थी वो विद्या? किस शक्ति ने जकड़ कर रखा था उसे? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस कहानी को पूरा जरूर सुने। थोड़ा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने जाने वाले उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठे रहने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर आजाद साहब बैठे हैं ना, और हम नौकर आदमी उनके बराबर बैठे अच्छा नहीं लगता ना। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा नहीं टोका। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वहीं बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, कुछ हल नजर आया? भैया, ये शक्ति बहुत विकट है। 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर ये नहीं मरेगा अपने बुढ़ापे तक। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते। ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है, मगर हम इसे बाहर भी निकलने नहीं देंगे। हम भी यही डेरा जमाए रहेंगे, देखते ये कितना खेल खेलता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को शांति से पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। अब सबको इंतजार था तो सिर्फ 12:30 बजे तक के समय के कटने का। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और मनी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे। कभी अपने थैले से कुछ निकालकर मंत्र पढ़ते तो कभी कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर वार्ड में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक जैसे लग रहे थे।
दादाजी को डॉक्टर्स पर यकीन था, मगर मामा जी को मणि चाचा पर, क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाए और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र का सहारा भी बहुत बड़ा योगदान देता है। बाहर बैठे हुए मणि चाचा की बेचैनी देखी जा सकती थी कि कोई भी ज्ञाता ये देखकर जान सकता था कि वहाँ बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम इंसान की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहाँ काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गई। वो वार्ड में जाते वक्त मणि चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहा है? हमको ये सब पता है। बेटा अब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ़ कर देती है, लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ जाता है। मणि चाचा ने आराम से नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और मणि चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या लापरवाही अगर होती तो दो जाने जाती। एक तो पहले से गिरफ्त में थी और दूसरी जो उससे टक्कर ले रही थी। किसी तरह से तो 12 बजे तक का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना लेकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन अब जैसे जैसे उसका प्रबल समय खत्म हो रहा था, उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आंखें पलट गई। उनकी खुल आंखों में सिर्फ सफ़ेदी दिखाई दे रही थी, आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटके खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी जल्दी से 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर गए और बाकी सबको बाहर कर दिया गया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे थे और उधर मणि चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। मौसी जी का रो रो करके बुरा हाल हुआ जा रहा था। डॉक्टर्स ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनके सीने को लगातार दबाया जा रहा था, अपना पूरा जोर लगाकर। तभी अचानक अंदर से भैया के चिल्लाने की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ दौड़ पड़ी, मगर मणि चाचा ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद भैया की आवाज़ आई थी, इसीलिए वो अंदर जाने पर आमादा हो गई। मणि चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिए और समझाया कि अगर ये अंदर चली गई फिर ये लड़का तो बच जाएगा, मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो छलावा है, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए, तुम्हारे परिवार से। तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मणि चाचा के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स को इस बात से थोड़ी सी आशा नज़र आई और अपने पूरे दिल जान से जो हो सकता था कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है और इसे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में ही छोड़कर सारे डॉक्टर्स बाहर आ गए। दादाजी से कहा कि अजय ने अपनी याददाश्त खोई नहीं है, इसका मतलब है कि अब दोबारा होश आने तक शायद सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो जितनी देर सोता है उसे सोने दे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। दादाजी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 5 मिनट तक मणि चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मणि चाचा ने किसी को भी 5 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया। अपने थैले से कुछ राख मतलब भस्म निकाली और अंदर वार्ड में फेंक दी। फिर ना जाने किस से वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात सी करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे एक आंकड़े को घड़ी ने छुआ, उन्होंने वार्ड के अंदर लपक के कुछ पकड़ा, जैसे कि कोई साधारण इंसान परेशान करते हुए मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले से कुछ मैले धागे जैसा निकालकर और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया और मामा जी से सबको लेकर अंदर जाने को कहा और खुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे ना आए,
खासकर इस खानदान का, उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी ये बात सुनने के बाद सब सीधा वार्ड की तरफ दौड़ पड़े, अपने बेसुध पड़े बेटे को देखने के लिए। सबके दिल में अब एक आशा सी थी, मगर किसी आशंका ने अभी भी सबके चेहरे के ऊपर छाया डाल रखी थी। सब बैठे सिर्फ भैया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद मणि चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो गए, बस थोड़ी सी कमजोरी बता रहे थे। सबको पहचाना भी और खाना भी आराम से खाया। जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें क्या हुआ था, तो सिर्फ वो इतना ही कहते कि मैं साइकिल से गिर गया था। इसके आगे उन्हें कुछ भी याद नहीं था। फिर वो घर जाने की जिद करने लगे। शाम तक डॉक्टर्स ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि अगर इसे थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल ले आए, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 5 दिन के बाद ले आए। वैसा ही किया गया और भैया 1 हफ्ते के अंदर एकदम ठीक हो गए। उधर जब मामा जी मणि चाचा के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी से बताई, जो इस प्रकार थी। मेडिकल के मैदान में एक बरगद का पेड़ है, यही कोई 250 साल पुराना है। जब ये दोनों भाई सुबह खेलने गए थे तो ये उसके नीचे भी बैठकर खेल रहे थे, जो उस बरगद पेड़ पर वास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसी की चपेट में आ गया। वैसे वो शक्ति चाहती तो दोनों को वहीं पर ख़त्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे हैं, इसीलिए उसने सिर्फ परेशान किया सबको। इतना ही नहीं, वो जिंदगी भर के लिए इसे परेशान करना चाहती थी। उसका असर ये होता कि ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी ज़िंदगी है तब तक उसी हाल में बेसुध पड़ा रहता, जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले अजरज से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो फिर मणि भैया इसे काबू कैसे किया? उन्होंने इसका भी उत्तर दिया, ये शक्ति यहाँ सब जगह पर घूमती है आज़ाद होकर। कोई इसे यहाँ से ना हटा सकता है और ना ही इसे पकड़ सकता है। पहले हमने वो उस वार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर ना आ सकी। फिर हमने उसको ये धमकी दी कि अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर उसे इसी पेड़ पर बांध देंगे। हमेशा रहना पड़ता उसे एक कैदी की तरह, इसलिए उसने अपनी आज़ादी के लिए अजय को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पेश किया, भैया वो शक्ति आखिर थी कौन सी? इस सवाल पर मणि चाचा मौन खींचकर बोले। मामा जी द्वारा बार बार प्रश्न करने पर सिर्फ इतना कहा कि आम इंसान के लिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसका अस्तित्व किसी को ना बताऊं, मगर सिर्फ इतना जान लो कि वो शक्ति बरम के आसपास की थी। ये सुनकर मामा जी का गला सुर्ख हो गया और उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया, बस थोड़ी देर वहाँ रुके और वापस घर चले आए। मुझे ये घटना मामा जी ने बताई थी। मैंने मणि चाचा की क्रियाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मणि चाचा ने कभी किसी के साथ अपने राज नहीं बांटे, इसीलिए ये बताना मुश्किल है। तब मैंने उनसे पूछा कि बरम होते क्या है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि बरगद के पेड़ों का अस्तित्व इन बरम पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर कभी मेरा उस तरफ जाना आना हो तो उस बरगद के पेड़ की जय कर लो, एक शक्ति नहीं, एक 250 साल का बुजुर्ग समझकर। तो दोस्तों, ये थी वो सत्य कथा जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, ताकि आप आगे भी इस तरह की मज़ेदार या सत्य घटनाओं पर आधारित भूतों की कहानियाँ सुनते रहो। और अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या भूतों से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो।